2000 करोड़ रुपए का स्कैम, जिसमें न केवल कोप्स, ब्यूरोक्रेट्स, टीचर्स, हाई रैंक के ऑफिसर्स के नाम आते हैं, बल्कि कई मिनिस्टर्स के नाम के साथ ही मध्य प्रदेश स्टेट के सीएम शिवराज सिंह चौहान और उनकी वाइफ साधना सिंह का नाम भी आता है। इसमें न केवल करोड़ रुपए का स्कैम किया गया, बल्कि इस स्कैम से जुड़े एप्लीकेंट्स, रिपोर्टर्स, ऑफिसर्स और एक्टिविस्ट की मिस्टीरियस तरीके से मौत हो गई। 44 से भी ज्यादा लोग मिस्टीरियस तरीके से मारे गए और कई लोगों को अरेस्ट किया गया। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में हुआ अब तक का सबसे बड़ा घोटाला, जो एजुकेशन सिस्टम में हो रहे मास करप्शन को उजागर करता है। इस स्कैम का नाम है व्यापम स्कैम या व्यापम घोटाला। तो आखिर क्या है व्यापम घोटाला, कैसे हुआ ये स्कैम और कौन कौन लोग थे इस स्कैम में शामिल, इस स्कैम को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं आज के इस डिटेल्ड वीडियो में। खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले में जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले की जांच से जुड़ा हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। अब तक इस मामले से हुई संदिग्ध हालातों में मरने वालों की संख्या 40। पत्रकार छोड़ दे यार, हमसे बड़ा पत्रकार है हमसे बड़ा पत्रकार है। तो साल 1982 में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट मेडिकल और इंजीनियर कॉलेज में एडमिशंस के लिए एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए बोर्ड बनाती है, जिसका नाम होता है व्यावसायिक परीक्षा मंडल या व्यापम। 2013 में व्यापम में हो रहे घोटाले का पता चलता है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार था, बल्कि 2007 में भी एक बार उजागर हो चुका था, 2009 में और 2012 में भी, पर 2013 में ये स्कैम पब्लिकली सामने आया। दरअसल 6 जुलाई 2013 के दिन इंदौर की क्राइम ब्रांच को सुबह 6 बजे सूचना मिलती है कि 12 से 3 बजे के बीच में व्यापम द्वारा पीएमटी यानी प्री मेडिकल टेस्ट के एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे, जिनमें यूपी से कोई और लोग आएंगे जो एग्जाम देंगे और कुछ लोग जो नकल करवाएंगे। सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर आनंद रॉय से मिली सूचना के आधार पर इंदौर पुलिस रेड डालती है, जिसमें पुलिस 20 लोगों को अरेस्ट करती है जो एग्जाम में चीटिंग कराने वाले थे। पर यहाँ पर एक बड़ा सवाल सामने आता है कि इनको बुलाने वाला कौन था। तो 15 जुलाई 2013 को इंदौर पुलिस डॉक्टर जगदीश सागर को अरेस्ट कर लेती है, जिसके पास से 317 कैंडिडेट्स की लिस्ट मिलती है, जिन्हें सौदेबाजी करके एग्जाम दिलाने का प्लान था। इन कैंडिडेट्स के नाम ऑल ओवर मध्य प्रदेश से थे। पर यहाँ एक सवाल आता है कि जगदीश सागर तो बाहर का आदमी था, तो व्यापम बोर्ड के अंदर कौन था, क्योंकि रोल नंबर को बांटने का काम ऑटोमेटिक तरीके से किया जाता है। तो ऐसे में नकल कराने वाले और नकल करने वाले दोनों के रोल नंबरों को एक साथ कैसे कर सकते हैं, वो भी सैकड़ों की संख्या में। इंदौर पुलिस द्वारा डॉक्टर जगदीश सागर से पूछताछ करने पर व्यापम बोर्ड के अंदर के गुनाहगारों के नाम भी सामने आ जाते हैं, जिसमें व्यापम बोर्ड के चीफ सिस्टम एनालिस्ट नितिन महिंद्रा और सिस्टम एनालिस्ट अजय सेन थे, जिनकी मदद करते थे व्यापम के एग्जाम कंट्रोलर पंकज त्रिवेदी और एग्जाम प्रोग्रामर CK मिश्रा, जिसके बाद पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेती है। अब ये मामला गली मोहल्ले से लेकर संसद तक पहुंच चुका था और संसद में व्यापम घोटाले की जांच करवाने की मांग जोरों शोरों से उठने लगी थी। इन दबावों के बीच 26 अगस्त 2013 को सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा व्यापम घोटाले की जांच करने के लिए STF यानी स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाता है। जांच होती है और जांच में पता चलता है कि सिर्फ PMT एग्जाम ही नहीं है, बल्कि कई अन्य सरकारी एग्जाम्स में भी बड़े लेवल पर घपलेबाजी हुई है। जांच में ये भी पता चलता है कि 2008 से ही PMT एग्जाम में घपलेबाजी हो रही है। PMT के छात्रों से 15-15 लाख रुपए तक लिए गए और यहाँ तक के PG एग्जाम्स के कैंडिडेट से 50-50 लाख रुपए तक लिए गए थे। कॉन्ट्रैक्ट टीचर एग्जाम से लेकर फूड इंस्पेक्टर, पुलिस कांस्टेबल, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर्स की एग्जाम्स के लिए पैसे लेकर कैंडिडेट्स के रोल नंबर को सेट कर उनकी जगह सोल्वर्स को बिठाया गया। यहाँ तक के बहुत से कैंडिडेट्स अपना पूरा OMR सीट ही खाली छोड़ आते थे, फिर भी उनके हाईएस्ट मार्क्स आते थे, क्योंकि खाली OMR सीट्स को व्यापम के ऑफिसर्स द्वारा भर दिए जाते थे। इस तरह हजारों डिजर्विंग कैंडिडेट्स की जगह उन लोगों का सिलेक्शन हो रहा था जो 15-15, 20-20 लाख रुपए दे रहे थे। इस तरह व्यापम घोटाले की जांच के दौरान 2000 से भी ज्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। पर जैसे जैसे घोटाला सामने आने लगा, वैसे वैसे इससे जुड़े लोगों की संदिग्ध तरीके से मौत होने लगी थी। सरकार ने ऐसे 23 लोगों को स्वीकार कर लिया था जिनकी मिस्टीरियस तरीके से मौत हुई थी। 26 जून 2015 के दिन STF द्वारा व्यापम घोटाले से जुड़े ऐसे 23 लोगों की लिस्ट को जारी किया जाता है जो मिस्टीरियस तरीके से मारे गए थे। ये लिस्ट STF द्वारा जबलपुर हाईकोर्ट में जमा की गई थी। STF द्वारा सबमिट लिस्ट के अनुसार व्यापम घोटाले से जुड़े 10 लोग रोड एक्सीडेंट में मारे गए, 3 की मौत सुसाइड से, 10 लोग बीमारी जैसे हार्ट अटैक, लेबर इन्फेक्शन से मारे गए। इनमें अधिकारियों, आरोपियों, गवाहों के साथ साथ मध्य प्रदेश राज्यपाल के बेटे शैलेश यादव का नाम भी शामिल था। व्यापम घोटाले की जांच कर रही STF की टीम राज्यपाल के बेटे को एक नोटिस भेजती है। STF के मुताबिक शैलेश यादव ने कुछ कैंडिडेट
कैंडिडेट्स को एग्जाम में पास कराने के लिए पैसे लिए थे। शैलेश की मौत के बाद परिवार वालों ने मौत को नेचुरल मानकर जांच कराने से इनकार कर दिया। जिस दिन एसटीएफ ने जबलपुर हाईकोर्ट में लिस्ट को जमा किया था, उसके एक हफ्ते के अंदर ही व्यापम घोटाले से जुड़े 3 और आरोपियों की मिस्टीरियस तरीके से मौत हो गई। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 28 मई 2015 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा व्यापम मामले में नजर रखने के लिए नियुक्त एसआईटी खुलासा करती है कि साल 2012 जब से व्यापम मामले की जांच शुरू हुई थी, तब से 2015 तक 25 से 30 की एज के 32 लोगों की मिस्टीरियस तरीके से मौत हुई है। ये तो ऑफिशियल डाटा है, अनऑफिशियल फिगर तो कहीं गुना ज्यादा होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल के अनुसार तो व्यापम मामले में मौतों के आंकड़ों को 44 से भी ज्यादा बताया है। मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर ने तो ये तक कह दिया था कि जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन मरना ही है। और सीएम शिवराज सिंह चौहान का कहना था कि ये कोई घोटाला नहीं है, बल्कि ये कांग्रेस का झूठा प्रोपोगेंडा है। लेकिन 16 जून 2014 को खुद सीएम के मिनिस्टर यानी एमपी के शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा को व्यापम मामले में अरेस्ट कर लिया जाता है। एसटीएफ का आरोप था कि मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा व्यापम घोटाले में शिक्षक भर्ती में होने वाले घोटाले में शामिल थे। लक्ष्मीकांत शर्मा पर आरोप था कि उन्होंने अपने करीबी पंकज त्रिवेदी को बिना योग्यता के व्यापम बोर्ड के एग्जाम कंट्रोलर जैसे बड़े पद पर सीधे अपॉइंट कर दिया गया था, ताकि मिल बांट कर पैसे खा सके। गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले ही लक्ष्मीकांत शर्मा ने टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू दिया, जिसमें लक्ष्मीकांत शर्मा ने व्यापम घोटाले के आरोपी व्यापम एग्जाम कंट्रोलर पंकज त्रिवेदी की नियुक्ति के आरोप पर जवाब देते हुए कहा कि मेरे ऊपर भी तो लोग हैं। लक्ष्मीकांत शर्मा ने कहा कि मुझ पर तो टारगेट किए जा रहे हैं, असली अपराधी तो अभी तक छुए भी नहीं गए और मुझे पता है कि असली बड़े अपराधी कौन है। पर चाहे कुछ भी हो जाए, मैं असली बड़े खिलाड़ियों के नाम नहीं लूंगा। अब सवाल ये उठता है कि जब शिक्षा मंत्री से लेकर व्यापम बोर्ड के अधिकारियों तक जिस घोटाले में बड़े स्तर पर शामिल हो, उसमें राज्य के सीएम को भनक ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? और आखिर किस बड़े खिलाड़ी की बात मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा कर रहे थे, क्योंकि राज्य में मंत्री से भी बड़ा कौन हो सकता है? पर क्या सच में कोई सबूत है भी सीएम के अगेंस्ट, या ये सिर्फ एक थ्योरी है? इस सवाल का जवाब छुपा है एक्सेल सीट की कहानी में, क्योंकि एक्सेल सीट से ही शिवराज सिंह चौहान का नाम व्यापम घोटाले से जुड़ता है। दरअसल व्यापम मामले में अरेस्ट व्यापम बोर्ड के अधिकारी चीफ सिस्टम एनालिस्ट नितिन महेंद्रा से पूछताछ कर रही एसटीएफ को जांच में पेन ड्राइव और एक्सेल सीट्स मिलती है, क्योंकि इन्हीं एक्सेल सीट्स में कैंडिडेट्स के नाम और उन्हें रिकमेंड करने वाले नेताओं और ऑफिसर्स के नाम थे। दी वायर की रिपोर्ट से प्राप्त जानकारी को देखें तो व्यापम घोटाले की जांच कर रही एसटीएफ ने नितिन महेंद्रा से प्राप्त पेन ड्राइव और एक्सेल सीट्स के डाटा को क्रैक करने के लिए इंदौर के साइबर एक्सपर्ट प्रशांत पांडे को हायर किया था। आगे चलकर प्रशांत पांडे ही एक्सेल सीट से प्राप्त नामों का खुलासा करते हैं। एक्सेल सीट में ही बड़े नेताओं और सीएम शिवराज सिंह चौहान का नाम सामने आता है, यानी शिवराज सिंह चौहान अपने करीबियों को कथित तौर पर नौकरियां दिलाने के लिए नाम रिकमेंड किया। यानी एक्सेल सीट्स के मुताबिक सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने करीबियों को कथित तौर पर नौकरियां दिलाने के लिए नाम रिकमेंड किए थे। पर जब प्रशांत पांडे ने देखा कि व्यापम मामले की जांच कर रही एसटीएफ ने एक्सेल सीट्स में दर्ज नाम जैसे सीएम शिवराज सिंह चौहान को बचा रही है, उनका नाम छुपा रही है, तो प्रशांत पांडे तय करते हैं कि एसटीएफ और एक्सेल सीट्स का सच बाहर लेकर आएंगे। लेकिन एसटीएफ 5 अगस्त 2014 के दिन प्रशांत पांडे को ही अरेस्ट कर लेती है। रीजन दिया गया कि प्रशांत पांडे ने व्यापम से जुड़े आरोपियों को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, क्योंकि प्रशांत पांडे के पास उनके कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड और अन्य इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। पर प्रशांत पांडे का कहना था कि पुलिस और एसटीएफ उन्हें फंसा रही है, क्योंकि इसमें बीजेपी के कई बड़े नेता और सीएम शिवराज सिंह चौहान का भी व्यापम घोटाले में रोल है और उनके डॉक्यूमेंट्स भी उनके पास है। इसके बाद प्रशांत पांडे को धमकियां मिलने लगी थी, जिससे बचने के लिए प्रशांत पांडे राजनीतिक शरण लेने के लिए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के पास पहुंचते हैं। इसके बाद प्रशांत पांडे ने मीडिया के सामने खुलासा किया कि व्यापम घोटाले मामले की जांच कर रही एसटीएफ ने व्यापम ऑफिसर नितिन महेंद्रा से जब्त माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट्स को टेम्पर किया है, यानी एक्सेल सीट्स के साथ छेड़छाड़ की गई है। ओरिजिनल एक्सेल सीट्स में कई हाई प्रोफाइल लोगों के नाम हैं, जिन्होंने सिलेक्शंस करवाने के लिए नाम रिकमेंड किए थे। प्रशांत पांडे ने यह भी दावा किया कि ओरिजिनल एक्सेल सीट्स में कई बड़े भाजपा नेता के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान का नाम भी था। लेकिन व्यापम घोटाले की जांच कर रही एसटीएफ ने ओरिजिनल फाइल से सीएम शिवराज सिंह चौहान का नाम हटा दिया है। प्रशांत पांडे से मिली इस जानकारी और डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और उनके साथ अन्य नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाए कि ओरिजिनल एक्सेल सीट से शिवराज सिंह चौहान का नाम हटाकर उन्हें बचाया जा रहा है। इसके बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह एसआईटी के पास
पास जाते हैं अपना एफएडीएफ जमा करने के लिए। दरअसल एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा किया गया था, जिसका काम व्यापम घोटाले की जांच कर रही एसटीएफ के काम पर नजर रखना है, यानी एसटीएफ सही से जांच कर रही है या नहीं। अपने शपथ पत्र के साथ ही दिग्विजय सिंह ने एक नई एक्सेल शीट्स जारी की, जिसमें दावा किया कि व्यापम के प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट अधिकारी नितिन महेंद्रा से जब्त की गई ओरिजिनल शीट्स में 48 जगहों पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का नाम था, जिसे हटाकर उन जगहों पर इंग्लिश में मिनिस्टर और उमा भारती लिख दिया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया गया कि ओरिजिनल एक्सेल शीट्स में 131 नाम थे, जिनमें कैंडिडेट्स के नाम, उनके रोल नंबर और रिकमेंड करने वाले लोगों के नाम लिखे थे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि इन रिकमेंड नेता के नाम में 48 जगहों पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का नाम था, लेकिन इन 48 जगहों से शिवराज सिंह चौहान का नाम हटाकर 21 जगहों पर मिनिस्टर लिख दिया गया और वहीं 7 जगहों पर उमा भारती, एक जगह पर राजभवन और एक जगह पर एमएस लिख दिया गया। वहीं 18 जगहों पर सीएम का नाम हटाकर उससे खाली छोड़ दिया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने दावा किया कि पहले ओरिजिनल एक्सेल शीट्स में उमा भारती का नाम 10 जगहों पर था, लेकिन एडिटेड एक्सेल शीट्स में 7 जगहों से शिवराज सिंह चौहान का नाम हटाकर उमा भारती का नाम लिख दिया गया। इस तरह उमा भारती का नाम न्यू एक्सेल शीट्स में 17 बार हो जाता है। इसी तरह ओरिजिनल एक्सेल शीट्स में कई एंट्री थी, जैसे मिनिस्टर 2, मिनिस्टर 3, मिनिस्टर 4 के नाम से उन्हें हटाकर सिर्फ मिनिस्टर कर दिया गया ताकि कोई पहचान न सके। कांग्रेस ने ये दावा प्रशांत पांडे से प्राप्त एक्सेल शीट्स के आधार पर किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने दावा किया कि व्यापम घोटाले की जांच कर रही एसटीएफ ने जो शीट्स कोर्ट में जमा की है वो भी एडिटेड है। वहीं प्रशांत पांडे से प्राप्त एक्सेल शीट्स जारी करते हुए दिग्विजय सिंह एमपी हाईकोर्ट द्वारा गठित एसआईटी के सामने अपना एफिडेविट देकर कहते हैं कि व्यापम की चार्जशीट इस एक्सेल शीट्स पर आधारित है, जो कि नितिन महेंद्रा से प्राप्त की गई थी। इसी एक्सेल शीट्स के आधार पर लक्ष्मीकांत शर्मा पिछले 1 सालों से जेल में बंद थे, पर शिवराज सिंह चौहान पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई थी। दूसरी तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए गए दावों को नकारते हुए कहा कि कांग्रेस के पास अब कोई राजनीतिक जमीन नहीं बची है, इसलिए वो बेबुनियाद फर्जी आरोप लगा रहे हैं। अब आपके मन में आता होगा कि उमा भारती का नाम क्यों लिखा होगा, वो तो बीजेपी नेता थी तो फिर। तो इसका संभावित जवाब ये हो सकता है कि साल 2003 में भाजपा मध्य प्रदेश में सरकार बनाती है तो सबसे पहले उमा भारती प्रदेश की सीएम बनी थी, लेकिन उमा भारती सिर्फ 259 दिन तक ही मध्य प्रदेश की सीएम बनी रही। उनके बाद भाजपा नेता बाबूलाल गौर मध्य प्रदेश के सीएम बनते हैं, पर बाबूलाल गौर भी केवल 1 साल 98 दिन तक ही सीएम पद पर रहते हैं। सीएम उमा भारती और बाबूलाल गौर के बाद 29 नवंबर 2005 के दिन शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सीएम बन जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान के कारण ही उमा भारती मध्य प्रदेश की राजनीति से गायब रही थी और तभी से माना जाता है कि शिवराज सिंह चौहान और उमा भारती के बीच तकरार कायम है। यही कारण था कि जब व्यापम घोटाला ओपन हुआ था तो एकमात्र उमा भारती ऐसी बड़ी भाजपा नेता थी जिन्होंने सीबीआई जांच की मांग की थी। बाकी की पूरी भाजपा पार्टी सीएम शिवराज सिंह चौहान को बचाने में लगी हुई थी। प्रशांत पांडे द्वारा लगे आरोपों के बाद एसआईटी ने एसटीएफ द्वारा नितिन महेंद्रा से जब्त की गई ओरिजिनल हार्ड डिस्क को गुजरात के गांधीनगर में लोकेटेड गवर्नमेंट फोरेंसिक लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजी गई। पर चौंकाने वाली बात सामने आई। गवर्नमेंट फोरेंसिक लेबोरेटरी ने कहा कि ये जो हार्ड डिस्क है वो टेम्पर नहीं की गई है, लेकिन प्रशांत पांडे अपने दावों पर खड़े रहे और उन्होंने कहा कि जो एक्सेल शीट उन्होंने दी है वही ओरिजिनल एक्सेल शीट है और ट्रूथ लैब नाम से प्रतिष्ठित प्राइवेट फोरेंसिक लेबोरेटरी में ये एक्सेल शीट सही पाई गई है, यानी ऑथेंटिक है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने प्रशांत पांडे से मिले डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से बताया कि आरोप में सिर्फ शिवराज सिंह चौहान का नाम ही नहीं है, बल्कि उनकी वाइफ और पूर्व सांसद रह चुकी साधना सिंह पर भी आरोप लगाए। कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने कहा कि साल 2012 में हुए ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट में 17 कैंडिडेट्स अकेले सिर्फ महाराष्ट्र के गोंडिया जिले से थे, जो कि साधना सिंह का गृह जिला है, और इन 17 लोगों को फर्जी तरीकों से नौकरी दिलाई गई थी। इस टेस्ट में व्यापम ने 332 लोगों को नौकरियां दिलाई थी, जबकि ओरिजिनली नौकरी मात्र 198 लोगों के लिए निकाली गई थी। लास्ट में जब जांच हुई तो 39 लोगों पर मुकदमा हुआ, जिनमें से 17 लोग सीएम की वाइफ साधना सिंह के गृह जिले गोंडिया से थे। तब भी साधना सिंह से कोई पूछताछ नहीं की गई, बल्कि राज्य सरकार ने साधना सिंह पर जांच करने के बजाय के मिश्रा पर ही मानहानि का केस थोप दिया। फरवरी 2015 में कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि शिवराज सिंह चौहान की वाइफ साधना सिंह ने 2 लड़कियों का नाम संविदा शिक्षा भर्ती में फर्जी तरीकों से नौकरी दिलाने के लिए रिकमेंड किया था। सबूत के तौर पर दिग्विजय सिंह कुछ मैसेजेस को पब्लिक करते हुए कहा कि साल 2012 में कॉन्ट्रैक्ट टीचर की परीक्षा में प्रेमलता पांडे और संध्या पांडे
पांडे का नाम शिवराज सिंह चौहान की वाइफ साधना सिंह ने रिकमेंड किया था। ये एग्जाम भी व्यापम बोर्ड द्वारा होस्ट की गई थी, पर 2012 में कॉन्ट्रैक्ट टीचर भर्ती में फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद प्रेमलता पांडे और संध्या पांडे की उम्मीदवारी को रद्द कर दिया गया। दिग्विजय सिंह के अनुसार 9 मई 2012 के दिन राकेश पांडे अपनी बहन संध्या पांडे और भाभी प्रेमलता पांडे का नाम सीएम की वाइफ साधना सिंह के फोन नंबर पर फॉरवर्ड करते हैं। इसके बाद साधना सिंह माइनिंग व्यापारी सुधीर शर्मा को ये मैसेजेस फॉरवर्ड कर देती हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सुधीर शर्मा व्यापम घोटाले के सरगनों में से एक था। जिस वक्त पर दिग्विजय सिंह ने साधना सिंह के मैसेजेस को मीडिया में रिलीज किया था, उस वक्त पर सुधीर शर्मा व्यापम मामले में जेल में था और व्यापम घोटाले में नितिन महिंद्रा से प्राप्त एक्सेल शीट में संध्या पांडे और प्रेमलता पांडे का नाम भी था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह थी कि किसने उन्हें रिकमेंड किया है, उसका नाम ब्लैंक था। यानी एसटीएफ वाली एक्सेल शीट से नहीं पता चलता है कि प्रेमलता पांडे और संध्या पांडे का नाम किसने रिकमेंड किया था। वही प्रशांत पांडे से प्राप्त एक्सेल शीट में कांग्रेस ने खुलासा किया कि एसटीएफ द्वारा एडिटेड एक्सेल शीट में सीएम के नाम को हटाकर 18 जगहों पर ब्लैंक था। अब आपको इसे कैसे लिंक करना है ये आप कर सकते हो, मेरा काम फैक्ट को आपके सामने रखना है। इसमें ट्विस्ट तब आता है जब व्यापम से जुड़े 44 लोगों की मौत अप्राकृतिक ढंग से हुई थी। वैसे ही 30 से 32 साल की प्रेमलता पांडे की भी 2013 में मौत हो जाती है। पर इसमें ट्विस्ट ये है कि माइनिंग व्यापारी सुधीर शर्मा सीएम की वाइफ साधना सिंह पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने ही प्रेमलता पांडे और संध्या पांडे का नाम इसी सुधीर शर्मा को फॉरवर्ड किया था। अब आपके माइंड में ये आता होगा कि आखिर ये सुधीर शर्मा कौन था जो किसी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन करवा दे। तो द बायर में राकेश दीक्षित द्वारा पब्लिक की रिपोर्ट में बताया गया है कि व्यापम घोटाले में जेल गया सुधीर शर्मा मध्य प्रदेश का एक बड़ा व्यापारी है। इस आर्टिकल के मुताबिक जिस वक्त पर भाजपा नेता लक्ष्मीकांत शर्मा माइनिंग मिनिस्टर बने थे, उसी वक्त पर सुधीर शर्मा आरएसएस के सरस्वती शिशु मंदिर में टीचर्स के पद पर थे। लक्ष्मीकांत शर्मा और सुधीर शर्मा में गहरी दोस्ती थी, इसलिए लक्ष्मीकांत शर्मा के मिनिस्टर बनते ही सुधीर शर्मा नौकरी छोड़ देते हैं और माइनिंग के बिजनेस में कूद जाते हैं और कुछ ही सालों में माइनिंग की फील्ड में एक बड़ा नाम बन जाता है। लक्ष्मीकांत शर्मा और सुधीर शर्मा की जोड़ी तो चलती ही है। अब ये अपने तीसरे साथी पंकज त्रिवेदी को व्यापम बोर्ड का परीक्षा नियंत्रक यानी एग्जामिनेशन कंट्रोलर बना देते हैं, जबकि पंकज त्रिवेदी इंदौर के एक कॉलेज में बतौर लेक्चरर भर्ती थे। पर अचानक से इतनी बड़ी पोस्ट पर भर्ती से इस पर चर्चा होने लगती है। आगे चलकर तीनों लक्ष्मीकांत शर्मा, उद्योगपति सुधीर शर्मा और व्यापम के एग्जाम कंट्रोलर पंकज त्रिवेदी मिलकर व्यापम में मैसिव करप्शन करके लाखों करोड़ों रुपए का करप्शन करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के खबर के मुताबिक माइनिंग व्यापारी सुधीर शर्मा आरएसएस के हेड के सुदर्शन और आरएसएस प्रमुख राष्ट्रीय प्रचारकों में से एक सुरेश सोनी के काफी क्लोज थे। व्यापम घोटाले की जांच के दौरान आरएसएस के इन दोनों बड़े प्रचारकों पर भी आरोप लगे कि इन्होंने भी अपने करीबियों को नौकरी लगवाने के लिए नाम रिकमेंड किए थे। हालांकि व्यापम मामले की जांच कर रही एसटीएफ ने कहा कि के सुदर्शन और सुरेश सोनी के व्यापम घोटाले में शामिल होने के पर्याप्त सबूत नहीं है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस व्यापम घोटाले के आरोपी सुधीर शर्मा और अन्य आरोपियों के बीच हुई बातचीत के मैसेजेस को जारी कर देते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने कहा कि इन मैसेजेस में जो सोनी जी नाम है वो कोई और नहीं बल्कि आरएसएस के राष्ट्रीय प्रचारक सुरेश सोनी ही है। इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल के मुताबिक साल 2012 में जब सुधीर शर्मा के घर पर इनकम टैक्स के रेड के दौरान एक डायरी जब्त की गई थी। इस डायरी में सुरेश सोनी और अन्य बीजेपी नेताओं के एरोप्लेन टिकट्स के खर्चों का ब्यौरा था और इससे क्लियरली सुरेश सोनी और व्यापम घोटाले के आरोपी सुधीर शर्मा के क्लोज रिलेशंस के ओर इशारा करता है। लेकिन अभी तक आरएसएस प्रचारकों की भूमिका की जांच नहीं की गई और आरएसएस प्रचारक सुरेश सोनी को कभी भी जांच के लिए नहीं बुलाया गया। आरएसएस प्रचारकों के द्वारा कैंडिडेट्स के नाम रिकमेंड के आरोपों पर एक आदमी की गिरफ्तारी से बल मिलता है, वो है मिहिर चौधरी। दरअसल मिहिर कुमार चौधरी आरएसएस के सर संचालक यानी हेड के सुदर्शन का निजी सहयोगी रहा था। साल 2014 के इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल के अनुसार के सुदर्शन ने अपने अंतिम दिनों में भोपाल में रहना चुना था। 25 साल के मिहिर कुमार चौधरी को व्यापम घोटाले की जांच कर रही एसटीएफ ने जून 2014 में अरेस्ट कर लिया था, पर 10 दिनों की जेल के बाद वो जमानत पर बाहर आ गया था। एसटीएफ को दिया गया स्टेटमेंट उस टाइम पर तो बाहर नहीं आया था, पर कुछ महीनों के बाद मिहिर चौधरी का एसटीएफ को दिया हुआ स्टेटमेंट वायरल हो गया। इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल के मुताबिक मिहिर चौधरी ने कथित तौर पर कहा था कि उन्हें एक सरकारी नौकरी के एग्जाम को पास कराने के लिए आरएसएस के चीफ के सुदर्शन से हेल्प मांगी थी और उन्हें सरकारी नौकरी मिली भी। ये काम उनके लिए किया था तत्कालिक एजुकेशन मिनिस्टर और भाजपा नेता लक्ष्मीकांत शर्मा ने कराया था। हालांकि आरएसएस के इस रिकमेंडेशन में पैसों का कहीं भी एक्सचेंज नहीं होता है, क्योंकि मंत्री द्वारा
रिकमेंड नामों के पैसे नहीं लिए जाते थे। इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल के मुताबिक मिहिर चौधरी ने कथित तौर पर दावा किया था कि उसे आरएसएस प्रचारक सुरेश सोनी के आदमी के रूप में रिकमेंड किया था। यानी ये कहकर मिहिर चौधरी को नौकरी मिली थी कि वो आरएसएस के प्रचारक सुरेश सोनी के करीबी है। हालांकि इतने सारे लिंक्स के बाद भी सुरेश सोनी पर कोई जांच नहीं बैठती है और न ही कोई सजा मिलती है। व्यापम जांच में पता चलता है कि व्यापम के परीक्षा निरीक्षक पंकज त्रिवेदी ही वह आदमी था जिसने व्यापम में मुख्य अधिकारियों को सेट किया, जैसे चीफ सिस्टम एनालिस्ट नितिन महेंद्रा, असिस्टेंट प्रोग्रामर सीके मिश्रा, अजय सेन, संतोष गुप्ता आदि, और इन्होंने व्यापम में खूब घपलेबाजी की थी। इस तरह अधिकारियों से लेकर मंत्रियों तक सभी ने हजारों डिजर्विंग स्टूडेंट्स के हक को मारकर उनकी जगह अमीरों के बच्चों को पैसे लेकर नौकरी दिलवाई। इस तरह 2004 से चल रहा ये घोटाला 2009 में सामने आया, फिर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसे रोक ना सके। अगर आनंद रॉय जैसे एक्टिविस्ट ना होते तो 2013 में भी ये स्कैम सामने ना आता। ये स्कैम पिरामिड्स की तरह है जिसमें नीचे जिन्होंने पैसे दिए थे वो तो अपनी सजा भुगत रहे हैं, पर शिखर पर मौजूद मंत्री अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। उन्हें कोई भी सजा अभी तक नहीं मिली है। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं, और हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। जय हिंद।